नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स वाला में खैर मकदम है। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर था वो इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघवाद 1992। तो ये मुकदमा मित्रों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो चाहे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ले लीजिए, चाहे भारत का मतलब जो न्यायिक व्यवस्था है, जो न्यायपालिका का इतिहास है, उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुकदमा है। और विशेष रूप से ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के ये बहुत ही लीडिंग केस है, बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट है। तो इस संबंध में हमने जो पिछला वीडियो डाला था, तो उस संबंध में मैं एक चीज़ पर चर्चा करना भूल गया था और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में निर्णय दिया था, तो उसमें एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है, तो इसमें उन लोगों को रिजर्वेशन में शामिल नहीं किया जाएगा जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जिनका उत्थान हो चुका है। मतलब कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ओबीसी वर्ग के वे लोग जिनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान हो चुका है, अर्थात जो इन तीनों दृष्टियों से बहुत ही अच्छे पोजीशन में आ गए हैं, बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में आ गए हैं, तो उनको ओबीसी वर्ग के लिए जो 27% का रिजर्वेशन है, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और इसी चीज़ को एक लोकप्रिय नाम दिया गया क्रीमी लेयर। आप लोग इस शब्द से परिचित होंगे, आप इसके बारे में जानते होंगे। क्रीमी लेयर बहुत ही चर्चित शब्द है। तो ओबीसी वर्ग के अंतर्गत ऐसे लोग जिनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान हो चुका है, वो बहुत ही बेहतर स्थिति में आ गए हैं, तो उनको ओबीसी वर्ग का जो रिजर्वेशन है उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और इन्हीं को कहा गया क्रीमी लेयर, जो कि बड़ा चर्चित शब्द है। तो मित्रों, जो क्रीमी लेयर है, वो क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी वर्ग के ऐसे लोग जिनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से उत्थान हो चुका है, वो बहुत बेहतर पोजीशन में आ गए हैं, ऐसे लोगों को ही क्रीमी लेयर नाम दिया गया और इन्हें रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर मैं पिछले वीडियो लेक्चर में इसी चीज़ को भूल गया था और ये इस मुकदमे का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है और इससे क्वेश्चन आते रहे हैं और आने की संभावना है। तो हमें लगा कि चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया हूँ, तो इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैं आज इस पर चर्चा कर रहा हूँ और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। तो मित्रों, ये जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर के विषय में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में डिसीजन दिया और उसी के साथ उन्होंने ये कहा कि ओबीसी वर्ग में जो क्रीमी लेयर हैं, मतलब जो क्रीमी लेयर के दायरे में आते हैं, तो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में चीज़ें और स्पष्ट हों, तो इसके लिए एक आयोग बनाने का सुझाव या निर्देश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और उसी का पालन करते हुए
रामनंदन समिति, रामनंदन एक रामनंदन समिति भारत सरकार ने बनाई 1993 में। इसका मेन वर्क था, इसका काम ही था कि ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान, क्रीमी लेयर की पहचान करना। क्रीमी लेयर की पहचान करना। तो रामनंदन समिति 1993 में गठित की गई और इनका मेन वर्क ये था कि ओबीसी वर्ग में जो क्रीमी लेयर हैं या क्रीमी लेयर के तहत जो आने वाले लोग हैं उनकी पहचान करना, ताकि ओबीसी वर्ग में उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जा सके जिनकी वास्तव में ज़रूरत है। इसीलिए इस समिति का गठन किया गया 1993 में और इसने अपने सुझाव दिए। भारत सरकार ने इन सुझावों को माना और क्रीमी लेयर के लिए जो एक दायरा है, जो एक इनकम की जो सीमा है वो तय की गई। तो मित्रों, ये जो रामनंदन समिति है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिति है, क्योंकि यूजीसी नेट में हमें एग्जैक्ट वर्ष नहीं याद आ रहा है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि भारत सरकार ने ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया, तो वो समिति है रामनंदन समिति। मित्रों, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर ही, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ही 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। तो 1993 में ही इस फैसले के आलोक में ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। और ये आयोग जो था मित्रों, ये सांविधिक आयोग था। ये था सांविधिक आयोग। और 1993 के बाद वो कई बार आयोग का गठन होता है, वो प्रक्रिया चलती रहती है। और उसके बाद 2018 में 102 में यानी 102 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा ओबीसी जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, को इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दर्जा दिया गया।
इस केस के फैसले के आलोक में 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया और वो एक सांविधिक आयोग था। और 2018 में 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया। मित्रों, एक बात जो बहुत ही गौर करने वाली है वो ये है कि वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, 1993 में आया, 2018 में उसका मतलब जो उसका जो स्तर है उसमें परिवर्तन किया गया और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अब ये जो मेन पॉइंट ये आता है कि जो ये सांविधिक आयोग है और ये जो संवैधानिक आयोग है, जो संवैधानिकता का दर्जा उसे दे दिया गया, तो आखिर में सांविधिक आयोग और संवैधानिक आयोग में अंतर क्या होता है। तो अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मित्रों। अब आप समझिए कि इसमें लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जान लीजिए कि जो सांविधिक आयोग होता है और जो संवैधानिक आयोग होता है उसमें अंतर क्या होता है। तो अब हम इसी चीज़ पर चर्चा कर लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। एक है संवैधानिक आयोग संवैधानिक आयोग और ये हो गया सांविधिक आयोग। सांविधिक आयोग संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग। और हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं कि जब 1993 में आया तो वो सांविधिक आयोग था और 2018 में एक 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के द्वारा उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आखिर सांविधिक आयोग और संवैधानिक आयोग में अंतर क्या होता है। तो मित्रों, जो पहला अंतर ये होता है कि जो संवैधानिक आयोग होता है इसका संविधान में बाकायदा किसी अनुच्छेद में उल्लेख होता है। जो संवैधानिक आयोग होता है उसका उल्लेख संविधान में होता है और संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद में उसका उल्लेख होता है। लेकिन जो सांविधिक आयोग होता है इसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। हालांकि ये भी संसद द्वारा जो पारित सामान्य बहुमत से विधेयक होता है उसी के द्वारा बनाया जाता है और इसे विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में होता है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर ये होता है कि जैसा हमने बताया कि ये विशेष बहुमत के द्वारा बनाया जाता है, विशेष बहुमत की प्रक्रिया हमने आपको बताई है और ये सामान्य बहुमत से संसद पारित कर देती है तो उसको बना दिया जाता है। और इसमें जो तीसरा अंतर ये होता है कि जो संवैधानिक आयोग होता है इसके जो सदस्यों की नियुक्ति होती है, इसके सदस्यों की नियुक्ति किसी समिति के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है और जिस विभाग के अंतर्गत ये काम करता है उस विभाग के द्वारा नहीं होती है। लेकिन जो सांविधिक आयोग होता है वो इसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता भी है और नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि जिस विभाग के अंतर्गत ये कार्य करता है उस विभाग के द्वारा ही इनकी नियुक्ति कर दी जाती है। और मित्रों, जो एक और अंतर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो संवैधानिक आयोग होता है, जो संवैधानिक आयोग होता है इनकी
जो कार्य प्रक्रिया होती है, जो सदस्यों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें बदलाव तभी हो पाएगा जब वो जो विशेष बहुमत के माध्यम से जो प्रस्ताव पारित किया जाता है तब हो पाएगा, मतलब संविधान संशोधन के द्वारा हो सकता है। लेकिन जो सांविधिक आयोग होता है, इसमें इनकी जो संरचना है, सदस्यों को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है, इनकी जो कार्यप्रणाली है, उसमें बदलाव करने के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती है। उनमें बदलाव करने के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती है। संसद एक सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगी, तो उनकी जो संरचना है, मतलब सदस्यों को जो नियुक्त करने की प्रक्रिया है, जो कार्यप्रणाली है, जो तमाम सारी चीज़ें हैं, वो आसानी से बदली जा सकती है। लेकिन ये संवैधानिक आयोग में ये स्थिति नहीं होती है। तो मित्रों, ये संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग में कुछ बेसिक डिफरेंस है और इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग में क्या अंतर होता है। अब मित्रों, हम आते हैं कि जो क्रीमी लेयर शब्द है, जो क्रीमी लेयर टर्म है, जो शब्दावली है, ये आई कहाँ से। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में क्रीमी लेयर को लेकर के बड़ा जोर दिया और इसके लिए भारत सरकार ने रामनंदन समिति भी बनाई और उन्होंने अपना सुझाव दिया, उसको माना गया। और तो वो क्रीमी लेयर जो शब्द है, उसका प्रतिपादन किसने किया, वो आया कहाँ से, उसका उद्भव कैसे हुआ। देखिए, जो क्रीमी लेयर शब्द है, क्रीमी लेयर शब्द आता है तमिलनाडु में। जो पहला ओबीसी कमीशन बनाया गया, तमिलनाडु में जो पहला ओबीसी कमीशन बनाया गया 1969 में, मित्रों की ये ध्यान में रखिएगा आप कि देखिए, मैं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर चर्चा हो रही है तमिलनाडु में जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया 1969 में, क्योंकि बनाया गया। और भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया वो 1953 में बनाया गया था। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु तो वहाँ पर जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया तमिलनाडु में 1969 में बनाया गया। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, इस आयोग के जो अध्यक्ष थे मित्रों, उन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। इसके अध्यक्ष थे A.N. सत्यनाथन, A.N. सत्यनाथन, A.N. सत्यनाथन। तो इस कमीशन के अध्यक्ष थे A.N. सत्यनाथन और इन्होंने सरकार को ये सुझाव दिया। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1971 में। कमीशन बनाया गया 1969 में तमिलनाडु में। अध्यक्ष थे A.N. सत्यनाथन और रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1971 में।
तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये सुझाव दिया कि ओबीसी वर्ग का जो ओबीसी तबके से जो संपन्न लोग हैं उनको उन्होंने क्रीमीलेयर एक नाम दिया। तो ये क्रीमीलेयर शब्द जो है यहीं से आता है और क्रीमीलेयर शब्द का प्रतिपादन इसी आयोग के माध्यम से होता है और उसी क्रीमीलेयर शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में किया है। तो मित्रों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाम है। अगर मान लीजिए अभी तक हमारी जानकारी में इस प्रकार का क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन इसके बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसके बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट पूछ ले कि क्रीमीलेयर शब्द का प्रतिपादन किस आयोग ने किया तो आप समझिए कि दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये जो नाम है एएन सत्यनाथन जी ने अपने रिपोर्ट में, अपने सुझाव में क्रीमीलेयर शब्द का इस्तेमाल किया, क्रीमीलेयर टर्म का यूज किया और ये क्रीमीलेयर शब्द वहीं से आया है। और ठीक इसी प्रकार से जैसे भारत के संबंध में जो लोकपाल शब्द है, भारत के संबंध में जो लोकपाल शब्द है, लोकपाल जो शब्द है इसका जो प्रतिपादन किया या इसके जो जनक माने जाते हैं वो एल.एम. सिंघवी माने जाते हैं। एल.एम. सिंघवी। तो जो लोकपाल शब्द का प्रतिपादन किया एल.एम. सिंघवी ने किया और जो क्रीमीलेयर शब्द है, जो क्रीमीलेयर टर्म है, इसका प्रतिपादन तमिलनाडु प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एएन सत्यनाथन जी ने किया। तो मित्रों ये दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन लोकपाल वाला भी पूछा गया है और अभी ये पूछा नहीं गया है, निकट भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है, ज़रूर पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है दोस्तों। मित्रों जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था वो इसी मुकदमे पर आधारित था, इसी मुकदमे पर बेस्ड था और इसी पर हमने चर्चा किया। और आज मैं जो पिछले वीडियो लेक्चर में जो चीज़ें छूट गई थी वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और आज मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमसे एक त्रुटि हो गई थी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमने आपको ये बताया था कि जो आडवाणी जी की रथ यात्रा है, आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी वो 25 सितंबर से 30 अक्टूबर 1990 तक संचालित की गई थी। रथ यात्रा, और उसमें मैं गलती से भूलवश मैंने 92 लिख दिया था, तो मित्रों वो गलत था। वो सही डेट है 25 सितंबर से 30 अक्टूबर 1990 तक वो रथ यात्रा संचालित की गई थी। तो आप इस जो भूल हमसे हुई है उसको सुधार लीजिएगा। ये 1990 में संचालित की गई थी और इसी रथ यात्रा के चक्कर में बीपी सिंह जी की सरकार गिर गई थी, क्योंकि भाजपा इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी और आडवाणी जी को लालू जी ने वहाँ गिरफ्तार कर लिया, तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। तो मित्रों ये राजनीति में सब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने अपने एजेंडे के हिसाब से सब डिसीजन लेते हैं और उसी का ये खामियाजा
हुआ, मतलब उसी का ये परिणाम हुआ कि सरकार गिर गई। हालांकि बीपी सिंह जी ने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया था, बहुत ही क्रांतिकारी डिसीजन था दोस्तों। वो भारत में सामाजिक न्याय के लिहाज से बहुत ही सराहनीय कदम है बीपी सिंह जी का, और इसके लिए उनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और सच्चे अर्थों में बीपी सिंह जी को अगर ये कहा जाए कि ओबीसी कम्युनिटी के लिए और सामाजिक न्याय के दृष्टि से उनका डिसीजन बहुत ही दूरदर्शी और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था। और मित्रों, आज हमने इस मुकदमे के संबंध में जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर दिया था, और एक चीज़ हमसे छूट गई थी, आज हमने उस पर चर्चा कर लिया है। और अब अगले वीडियो लेक्चर में हम कुछ EWS रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसमें हम ये आपको बताएंगे कि जो EWS का रिजर्वेशन है भारत में, वो उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो शुरू कहाँ से होता है और वो चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, फिर किस कमीशन ने क्या उस पर सुझाव दिया था, वो तमाम सारी चीज़ें हैं, उस पर मैं अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करूँगा। तो अगला जो हमारा लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो EWS रिजर्वेशन के संबंध में, उसकी जो बैकग्राउंड है, फिर उसके संबंध में चीज़ें कैसे आगे बढ़ी, कांग्रेस ने पूरी बैकग्राउंड तैयार की, और अंततः जो लाभ है, मतलब जो एक उसका जो क्रेडिट है वो जाकर के बीजेपी ने ले लिया और कांग्रेस उसको कर नहीं पाई। तो अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो EWS रिजर्वेशन पर ही होगा। और मित्रों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है कि जो 10% का रिजर्वेशन EWS को दिया गया है वो सही है। 10% का जो रिजर्वेशन है EWS को दिया गया है वो वैध है, वो वैध है। तो अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो EWS रिजर्वेशन पर ही होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। उस पर हम सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हालिया डिसीजन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि न्यायाधीश महोदय का, मतलब उसमें 3-2 के बहुमत से निर्णय आया, तो उसमें किस न्यायाधीश महोदय का क्या मत रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे उससे संबंधित। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।